सोलर स्टार के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीक जीनियस बैटल जो होती है वो शुरू हो गई होती है, जहाँ पे करोड़ों जीनियस के बीच में बैटल होनी है। और ये इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स अकेले नहीं हैं, जबकि लुओ फेंग, मास्टर होंग और लीशान जो होते हैं ये तीनों ही काफी कड़ी मेहनत करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जो टॉप 5 यूनिवर्स कंट्रीज हैं सिर्फ उनमें से ही 800 बिलियन से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस वॉर में। और टॉप 5 यूनिवर्स कंट्रीज में से सिर्फ टॉप 1000 ही स्क्रीनिंग के फर्स्ट स्टेज को पास कर पाएंगे। और वहाँ पे जिंदगी मैटर नहीं करती है, मतलब कि अगर वहाँ पे कोई मरता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। और इसके अंदर रॉयल फैमिली की टेरिटरी भी मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि वैसे भी लुओ फेंग ने पहले ही किसी और यूनिवर्स की रॉयल फैमिली को नाराज कर दिया है, इसलिए इसके आगे का जो रास्ता होगा वो आसान नहीं होगा। और फिर हमें लुओ फेंग के आने वाली फाइटों बैटलों का कुछ सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ ये अपने काफी खतरनाक अपोनेंट से और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ने वाला है, जहाँ पे हमारा लुओ फेंग काफी ताकतवर वॉरियर्स को कांटे की टक्कर देगा। जबकि कुछ जनों ने तो अर्थ को भी खत्म करने का प्लान बना लिया था, जैसे कि 9 प्रिंसेस। और वाकई में इस जीनियस बैटल में काफी गलत सीन होने वाले हैं, जिससे आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आएगा। और इस जीनियस बैटल के अंदर एक से बढ़कर एक स्पीसीज आएंगी, जो कि एक से बढ़कर एक काफी ज्यादा खतरनाक और ब्यूटीफुल होंगी। और देखना तो ये है कि 820 बिलियन जीनियसों में कौन उभर के आता है और अपने आप को साबित करता है, और कौन किस हद तक जाके लड़ सकता है। और फिर अब जाके हमारा एपिसोड ऑफिशियली शुरू होता है, जहाँ पे लुओ फेंग से वो बंदा कहता है कि मिस्टर लुओ फेंग, आपने अपने सिर को इंजर्ड कर लिया है, क्योंकि आप अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं, और जो नेगोशिएशन है उसे और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है। तो लुओ फेंग कहता है कि हाँ ठीक है, और बबाता बताती है कि मुझे ब्रोलिन की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन यहाँ पे इतनी चिप्स नहीं है जो कि अर्थ अपनी तरफ से ऑफर कर सके, और तुम्हें उसे डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, जिससे कि तुम्हें नेगोशिएशन प्रोसेस को डिले करने में मदद मिलेगी। तो लुओ फेंग कहता है कि आखिर मैकेनिकल स्पेसशिप को बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करें तो क्या होगा। और इस चीज को सुन के बबाता चौंक जाती है और कहती है कि ये मैकेनिकल फैमिली की एडवांस टेक्नोलॉजी से बन रखा है, और हेट्रोजीनियस बॉडीज में इसकी जो परफॉर्मेंस है एकदम शिखर पे है, और यहाँ तक कि इमोर्टल और पावरफुल लोग इसके लिए लड़ मरे, तो क्या तुम तब भी इसे बाहर निकालना चाहोगे। और तभी ये पहले वाला बारीक आते हुए कहता है कि जब नोलन माउंटेन ने अर्थ के डाटा को सबमिट किया था, तभी इसने मशीन रेस की जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को छुपा ली थी, जिससे कि ये एम्पायर को इनके साथ कम्पीट करने से रोक सके। और भले ही इसने हाथ मिला लिया है ब्रोलिन के साथ, लेकिन तब भी ये कॉन्फिडेंट नहीं है। लुओ फेंग कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन गैप है यही नेगोशिएशन का बेसिक है। बबाता कहती है कि यहाँ तक कि अगर ब्रोलिन मान भी जाए तब भी प्राइस काफी ज्यादा हाई है। तो मोटू एआई कहता है कि हाँ बेशक तुम मैकेनिकल स्पेस क्राफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे सिर्फ शॉर्ट टर्म पीसी बनेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में एम्पायर दोबारा से आया तो अर्थ के पास उस समय कुछ भी नहीं होगा सौदा करने के लिए, जिससे अर्थ को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। लुओ फेंग कहता है कि जब तक कि एम्पायर सच में पूरी एक टुकड़ी को नहीं भेजता है अर्थ के ऊपर कब्जा करने के लिए, तब तक इस मैकेनिकल स्पेसशिप को डिलीवर करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें अभी 2 साल लगेंगे। इसलिए सबसे पहले हम मैकेनिकल स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे उनको अलग करने के लिए। जबकि एम्पायर का जो मास्टर होता है वो कहता है कि नोलेंसन ने जानबूझकर मैकेनिकल रेस की जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन को छिपाया है, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते कि हमें इससे फायदा हो। जबकि लुओ फेंग जो है वो अर्थ की अथॉरिटी के बदले स्पेसशिप को एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, तो मुझे डर है कि ये चीज हमें और नोलन माउंटेन को अलग कर देगी। तो ब्रोलिन कहती है कि लुओ फेंग और हुआंग वुटुआन का जो पहले का लफड़ा है वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है, लेकिन मैकेनिकल स्पेस क्राफ्ट की जो वैल्यू है तो सबसे बेहतर यही होगा कि हम लुओ फेंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। और रही बात अर्थ की अल्टीमेट ओनरशिप की, तो ग्रैंडपा मुझे लगता है कि हमें शायद इंतजार ही करना पड़ेगा। जबकि सब लुओ फेंग की साइड हम देखते हैं कि लुओ फेंग जो होता है ये कहता है कि हमें स्पेस क्राफ्ट को जल्द से जल्द हुआंग डांस ट्रुप्स को स्पेस क्राफ्ट देने की जरूरत है, नहीं तो हमारी सारी डिमांड्स को नहीं माना जाएगा। तो बात बताती है कि ये जानबूझकर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि दूसरी पार्टी को मजबूर कर दिया जाए वो एडवांस में अपनी सारी चीजें रिवील कर दे, इसलिए तुम्हें शांत होना होगा। और भले ही तुम वहाँ पे नेगोशिएशन के लिए जा रहे हो तो ऐसे स्पेसशिप को मत सौंप देना। लुओ फेंग कहता है कि हाँ नेगोशिएशन को 2 सालों तक खींचना है, जब तक कि ट्रूस एंट्रिंग पीरियड शुरू ना हो जाए। और इस मैटर के अंदर मैकेनिकल स्पेसशिप जैसी हमारे पास कोई और चीज नहीं है बार्गेन करने के लिए, इसलिए हमें थोड़ा दब के रहना होगा। और तभी मोटू कहता है कि तुम्हारे पास अब भी लॉ है तुम्हारे बार्गेनिंग चिप के रूप में, और तुम ये मत भूलो कि तुम हमेशा से ही अर्थ के लीगल ओनर हो, और जबकि इंपीरियल फैमिली के एक मेंबर के रूप
में ब्रोलिन ऑर्डर बनाए रखने के खातिर ऐसे ही बिन मतलब में लॉज को नहीं तोड़ेगी। तो क्या तुम्हें समझ में आया? तो बबाता मुंह फुलाते हुए कहती है कि मैं भी यही कहने वाली थी, बस तुमने पहले बोल दिया। जिसके बाद नोलेंसन की जो एआई होती है वो माइक और कैमरा ले आई होती है और ये जो मोटू एआई होता है ये तुरंत ही कैमरा को संभाल लेता है, जबकि बबाता जो होती है अपना भेस बदल लेती है क्योंकि अब ये मीडिया चैनल की तरह रिपोर्टिंग करने वाली है। जबकि इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और तभी बबाता रिपोर्टिंग करते हुए कहती है कि अफवाह ये है कि ब्रोलिन ने इंपीरियल लॉज को तोड़ दिया है और ये न्यूज सभी चैनल पे दिखाई जा रही होती है और इस न्यूज के ऊपर सभी लोगों का ध्यान आ जाता है और ये कहती है कि और ये जो चीज है ये रॉयल फैमिली के स्टेटस के लिए काफी हार्मफुल है। और तभी बबाता इन लोगों को भी तैयार होने के लिए कह देती है। जिसके बाद हम नोलेंसन और लुओ फेंग को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं और बबाता कहती है कि और दूसरी चीज ये है कि नोलेनहिन और ब्रोलिन जो है वो पहले से अर्थ पे घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए नेगोशिएशन के दौरान प्लेनेटरी सिक्योरिटी की जो थ्रेट्स हैं उन्हें हाईलाइट करने की जरूरत है। और बबाता ने जैसे जैसा बताया था लुओ फेंग भी वैसे वैसे नोलेंसन के सामने अर्थ पे जितने भी इसने अटैक किया उन्हें दिखाने लगता है। और बबाता कहती है कि और जैसे ये चीज लोगों की नजरों में आएगी और उनके ओपिनियन बनेंगे तो ये लोग भी इतनी आसानी से एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करेंगे और अंत में जाके ये एक लॉन्ग टैग वॉर बन जाएगी। तो लुओ फेंग कहता है कि लेकिन इतना ज्यादा लंबा समय तो क्या इस दौरान ब्रोलिन को पता नहीं चल जाएगा? तो मोटू कहता है कि क्वालिटी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से नहीं चलेगा क्योंकि मैटर का जो मास होता है उसी से ग्रेविटी आती है और बड़े ऑब्जेक्टों की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो आसपास के स्पेस टाइम को तोड़ मरोड़ देती है। और बबाता बताती है कि जो टाइम डायलेशन इफेक्ट होता है तो ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से जो डिस्टॉर्शन होता है वो भी टाइम में ही आता है, बिल्कुल अर्थ और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की तरह। मतलब कि जो अर्थ के 2 साल होंगे वो एम्पायर के 2 महीनों के ही बराबर होंगे। और इसी चीज को अर्थ पे किसी बंदे ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया है और ये फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह जीभ निकाल के भी दिखाती है। और बबाता बताती है कि इसके परिणाम स्वरूप ब्रोलिन की जो टाइम को लेके सेंसिटिविटी होगी तो ये हमारे लिए डिले करने के लिए आसान हो जाएगी। और हाँ बिल्कुल, लॉ बनाने का जो हक है वो अब भी ब्रोलिन के पास ही है, तो आज नहीं तो कल जो नेगोशिएशन होगा वो उसकी तरफ चला ही जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि अगर वो सफल भी हो जाती है तो तब तक जीनियस वॉर जो होगी वो शुरू होने वाली होगी। और तभी हमें उस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये वॉर शुरू होने वाली है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ देख के एलियन काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और हमें यहाँ के काफी सारे नजारे दिखाए जाते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे आए जा रहे हैं। और थोड़ी देर समय बीत जाने के बाद हमें लुओ फेंग के वो एलियन वाला फ्रेंड वापस से दिखाया जाता है और तभी कुछ एलियन बात करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि किसी ने पैकेज पहले ही ले लिया है। जबकि ये जो फ्रेंड होता है ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बिलियंस ऑफ जीनियस के बीच की जो बैटल है ये ह्यूमन रेस के लिए काफी ग्रैंड इवेंट है। जबकि सब ब्रोलिन कहती है कि जो जीनियस वॉर है बस अब शुरू होने को है और हमें भी इसके खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा जिससे कि हम एक्शन लेना शुरू कर सकें। और क्या ऐसा हो सकता है कि लुओ फेंग नेगोशिएशन की जो प्रोसेस है उसे डिले करना चाहता है जिससे कि यह आराम से ट्रूस पीरियड तक इसे डिले कर दे। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग जो होता है ये अपने साथ साथ अपनी गोल्डन ड्रैगन बेमूथ की जो बॉडी होती है उसे भी कल्टीवेट करवा रहा होता है और यूनिवर्स लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के बाद गोल्डन हॉर्न मेमूथ जो है इसके पास भी अपनी एक फील्ड डोमेन है और इसकी जो पावर है वो एल्डर ब्रदर के लेवल के काफी करीब है। जबकि लुओ फेंग जो होता है अपने उस वेपन के कुछ पीसेस को निकाल के एक स्वॉर्ड सी बना लेता है और इस पर अपना पूरा जोर लगा के अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे कि ये कोई खतरनाक चीज आजमाना चाहता हो। और ये सोचते हुए कहता है कि मैं इसे इमेजिन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि येंसन वेपन का जो फर्स्ट लेवल है स्वॉर्डमैनशिप का वो काफी मुश्किल है। तो बबाता कहती है कि इसकी तो कोई दवा नहीं है और सिर्फ ऑपरेटिंग रूल्स को ही जान के तुम इसे और ज्यादा समझ पाओगे और इस लॉ को लॉ ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं और मेरे रूल्स से तुम्हारे लिए समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि कैसे डोमेन को कंट्रोल किया जाए जिससे कि तुम और भी ज्यादा अच्छे हो जाओगे। और तभी लुओ फेंग को पता चलता है कि जीनियस कंपटीशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।